वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ पर किस तरीके के रिसोर्सेज हैं, हमारे कौन कौन से यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको हम डेवलपमेंट में कैसे यूज करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट इसके यहाँ पर थोड़ा सा और फॉरवर्ड होकर हम नेक्स्ट स्टेप बढ़कर आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे यहाँ पर कि फॉरेस्ट में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट में जो से स्पीसीज मिलती हैं, हमारे यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ में यहाँ पर हमारे कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं यहाँ पर, प्लांट्स और फॉरेस्ट, और उसके बाद में यहाँ पर एनिमल्स की स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारे मिलियंस ऑफ थिंग्स आर लिविंग थिंग्स इन आवर अर्थ। तो जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद में मतलब बिल्कुल एकदम लो लेवल पे भी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट मिलते हैं। उसके साथ साथ में आपको पता है कि यहाँ पर अगर लार्ज लेवल पे प्लांट्स की बात करें तो बैनियन ट्री भी यहाँ मिलता है। तो हमारे यहाँ पर लॉट्स ऑफ वैरायटीज, लॉट्स ऑफ स्पीसीज आर फाउंड इन आवर अर्थ एंड ऑल्सो इन आवर कंट्री। सो गाइज, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट इन एवरीथिंग इन आवर इकोसिस्टम लाइक दैट, कि जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड किस पर, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, और प्लांट्स हमारे ऊपर किस चीज पर डिपेंड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंडेंट है। तो गाइस देखो, मतलब हमारे इकोसिस्टम में डिपेंडेंसी चलती है, ठीक है। हम किसी और पे डिपेंडेंट है, कोई और चीज किसी और पे डिपेंडेंट है। आपने शायद सुना होगा वो उस टाइम पे जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी, प्रीवियस क्लासेस में शायद आपने सुना होगा, जैसे कि वो पहले रोडेंट होता है, पहले वो रेट होता है, उसके बाद में रेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है कैट के ऊपर, फिर आगे नेक्स्ट ईगल, लाइक दैट। मतलब ये सीक्वेंस चलता ही रहता है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर काफी सारी स्पीसीज मिलती है। स्पीसीज मीन्स की स्पीसीज मतलब कह सकते हैं कि हम एक मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर मतलब स्पीसीज, जैसे हम ह्यूमन है, हम ह्यूमन है तो हम एक स्पीसीज है, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट जैसे अगर काउ बफेलो एनिमल्स लाइक दैट, देयर इज आल्सो अ डिफरेंट स्पीसीज। तो वी आर मतलब एक सिंपल पर्टिकुलर लार्ज कम्युनिटी वाली कुछ भी होगा लिविंग थिंग्स में तो वो एक स्पीसीज होगी। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स की भी स्पीसीज मिलती हैं, ठीक है। प्लांट आप बाहर देखने को मिलेगा, कोई नीम है या फिर पीपल है, लाइक दैट, अलग मतलब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमंस हैं तो हम भी स्पीसीज हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज मिलती हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज यहाँ पर काफी सारी मतलब काफी सारे इनके पोचिंग्स होते हैं, उसके ऊपर थ्रेट है, काफी कोई एक्सटिंक्शन की तरफ भी जाती है, कोई वनरेबल है, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक IUCN के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक है। शॉर्टकट में इसको IUCN बोल देंगे, अपनी एनसीईआरटी में गिवन है। एक्चुअली इसका वर्क क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, जैसे कोई भी वाइल्ड टाइप वाली हो गई या फिर उसके बाद में डिफरेंट टाइप के एनिमल से प्लांट वाली स्पीसीज को इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है। क्लासिफाई ऐसे कर रखा है कि काफी मतलब जैसे स्पीसीज की कोई एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, मतलब जो बिल्कुल खत्म होने की तरफ है, या फिर कोई वनरेबल है, कोई यहाँ पर किसी के ऊपर थ्रेट है, तो इन सभी के बेसिस पर इन्होंने IUCN वालों ने यहाँ पर इनको डिफरेंशिएट कर रखा है। तो हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको बता दें हम कि यहाँ पर इंडिया की जो यहाँ पर इंडिया में बोला जाता है कि 10% यहाँ के जो फ्लोरा है, ठीक है, यहाँ के फ्लोवर है वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन की तरफ है, ठीक है, एक्सटिंक्शन की तरफ है। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि 20% यहाँ के जो फौना है, जो एनिमल्स है, ठीक है, वो भी एक्सटिंक्शन की तरफ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी थ्रेट यहाँ पर देखने को मिलता है हमारी स्पीशीज पे। तो बेसिक बात है, हमें इनको कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले अपन जो ये IUCN वालों ने सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर डिसाइड कर रखी है। कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर जैसे नॉर्मल स्पीसीज मतलब कि जहाँ हर कोई मतलब हर जगह पर यहाँ पर फाउंड, मतलब हर जगह यहाँ पर मिल जाती है नॉर्मल स्पीसीज, ठीक है। नॉर्मल स्पीसीज मतलब जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक नॉर्मल स्पीसीज है, ठीक है। उसके अलावा जैसे बात करें हम पाइन और उसके बाद में साल, तो दीज आर प्लांट्स, मतलब साल, पाइन, ठीक है, ये सारी की सारी जो ये प्लांट की स्पीसीज है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर नॉर्मल स्पीसीज देखने को मिल जाती है। दूसरा यहाँ पर इन्होंने बात की गई है एंडेंजर्ड स्पीसीज।
एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसके मतलब 90% जो पॉपुलेशन 90% जो इनकी स्पीसीज की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो चुकी है और कुछ मतलब लिमिटेड यहाँ पर स्पीसीज इनकी बची हुई है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको क्रोकोडाइल का, ब्लैक बक का, उसके बाद में सेंगल फ्लो, मतलब ये काफी सारी स्पीसीज है यहाँ पर जो खत्म होने की तरफ है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला आ जाएगा यहाँ पर वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज में क्या होता है कि जो मतलब इनकी पॉपुलेशन खत्म तो हो रही है, मतलब इनके लिए आने वाले टाइम में, लॉन्गर टाइम में, फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन तो होगा। इनकी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ऐसा बोला जाता है कि इनकी 75% यहाँ पर पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और यहाँ पर ये एंडेंजर्ड में 90% पॉपुलेशन इनकी खत्म हो गई थी। ठीक है, नॉर्मल स्पीसीज में तो ये 100% अभी यहाँ पर है, प्रेजेंट है। तो वल्नरेबल की बात कर रहे थे यहाँ पर 75% हमारे यहाँ पर जो स्पीसीज है वो कहीं ना कहीं बोला गया कि 75% यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है स्पीसीज की वो खत्म हो चुकी है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एशियाटिक एलिफेंट है और गैंगेटिक डॉल्फिन है, तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर वल्नरेबल स्पीसीज के। दूसरे बात करते हैं यहाँ पर रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज मतलब कहीं न रेयर मतलब आपने सुना होगा रेयर मतलब कभी कभी कहीं कहीं। ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं मतलब जैसे कहीं कहीं मिलते हैं, डिफरेंट रीजन्स में छोटी स्पीसीज मिलती हैं। मतलब इनकी कुछ स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं लेकिन कुछ स्पीसीज बची हुई है जो डिफरेंट रीजन्स में यहाँ पर डिफरेंट क्लाइमेट में यहाँ पर रहती है, अभी एग्जिस्ट करती है। तो रेयर स्पीसीज में ये सारी चीज आती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज मतलब कहीं ना कहीं वो वहां एंडेमिक स्पीसीज सिंपल होता है कि जहां पर कोई स्पीसीज जहां पर पर्टिकुलर उसी एरिया से बिलोंग करती हो, वो स्पीसीज वहीं रहती हो, वो स्पीसीज कहीं और ना रहती हो। जैसे बात करूं यहाँ पर अंडमान का एक वाइल्ड पिग है, उसके अलावा दूसरा एग्जांपल निकोबार का एक पिजन है। तो मतलब डिफरेंट यहाँ पर काफी सारी कुछ स्पीसीज ऐसी है कि जहां पर पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती, तो वही होती है एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब कहीं ना कहीं वो खत्म हो चुकी है। मतलब वो ना तो कोई रीजन में हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जगह पे खत्म हुई हो सकता है उस सिटी में खत्म हुई हो सकता है उस कंट्री में, या फिर इवन वो कंट्री उस पूरे कॉन्टिनेंट में खत्म हो सकती है, या फिर इवन वो पूरे अर्थ से भी खत्म हो सकती है। तो वो एक्सटिंक्ट की बात कर रहा है, तो उस वो स्पीसीज हमेशा के लिए खत्म हो गई है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं यहाँ पर एशियाटिक चीता। ठीक है, एशियाटिक चीता, और जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल में पिंक हेड डक। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जो एक्चुअली में ये स्पीसीज खत्म हो चुकी है। तो गाइस हमने यहाँ पर बात की हमारे स्पीसीज की, जो IUCN के अकॉर्डिंग हमने ये कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है स्पीसीज के अकॉर्डिंग कितनी किसकी पॉपुलेशन यहाँ पर है। तो हमने बात की जैसे नॉर्मल स्पीसीज जो हमेशा मिलती रहती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज जिनकी 90% यहाँ पर पॉपुलेशन खत्म हो चुके हैं, वल्नरेबल स्पीसीज जिसकी 75% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, रेयर जो मतलब उनकी पॉपुलेशन कुछ खत्म तो हो चुकी है लेकिन कहीं कहीं वो डिफरेंट रीजन में मिल जाती है। पर्टिकुलर रीजन में जहां पर रहती है कोई भी पॉपुलेशन उनकी। एक्सटिंक्ट मतलब जो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। गाइस कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड टू फेयरफुल एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। कौन कौन से रीजंस हैं हमारे कि जिससे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर एक्सटिंक्शन और यहाँ पर वल्नरेबल कंडीशन की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले रीजंस में बात करूं यहाँ पर फॉरेस्ट के रीजन से। फॉरेस्ट आप सभी को पता है यहाँ पर इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कहीं ना कहीं आप फॉरेस्ट से कनेक्ट होते हैं। फॉरेस्ट की फैसिलिटीज आपको कहीं ना कहीं आप उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे फॉरेस्ट हमें आपको पता है सभी को फ्यूल देता है, वुड देता है, डाइस देता है, फोडर, मैन्योर, दिस मतलब दीज आर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट। सो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये सफिशिएंट वे में कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम ज्यादा ग्रीडीनेस की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ग्रीडीनेस का यहाँ पर सोच कर, ग्रीडीनेस वाली आइडियोलॉजी लेकर यहाँ पर फॉरेस्ट का कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक और चीज है
कि जैसे फॉरेस्ट में मैंने बताया आपको कि इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं आप फॉरेस्ट से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, लेकिन उसके साथ साथ में गवर्नमेंट भी यहाँ पर काफी सारी चीज आपको काफी सारे लाइसेंस यहाँ पर प्रोवाइड करवा देती है। जैसे साइंटिफिक कोई भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यहाँ पर क्रिएट करवा देती है, माइनिंग की एक्टिविटीज को यहाँ पर लाइसेंस दे देती है फॉरेस्ट में जाकर। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होता है और हमारे जो लोकल पीपल्स हैं वहां पर भी उनका रोल होता है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइटेड करवाने में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बंद होनी चाहिए। उसके साथ में बात करें यहाँ पर, आप सभी को पता होगा झूम कल्टीवेशन का नाम तो सुना ही होगा, झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो लोगों को इजी वे में समझा देता हूँ कि कुछ लोग मतलब किसी विलेज में लोग होंगे, ठीक है, अब लोग होंगे क्या करेंगे, वो वहां पर फार्मिंग करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड पर फार्मिंग करेंगे। अब यहाँ पर इसको कल्टीवेट करेंगे और हार्वेस्टिंग करने के बाद, ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, बर्न कर देंगे इसको, जो पूरा थोड़ा बहुत इसका बचेगा गार्बेज वगैरह, थोड़ा बहुत वेस्टेज बचेगा वो इसी में ही इसको खत्म कर देंगे या फिर इसमें इसी को बर्न कर देंगे। फिर उसके बाद में ये जो लैंड होगी ये अनफर्टाइल हो जाएगी और इसको छोड़कर लोग कहीं और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर बोला गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर बर्न करने के बाद फिर वापस से शिफ्ट कर लेंगे कहीं और जगह, ठीक है। तो इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी यहाँ पर बोला गया है। ये कहीं ट्राइबल पीपल्स और ट्राइबल एरियाज में देखने को मिलता है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया जैसे सिक्किम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ वाले एरियाज में ये चीज देखने को मिली है। उसके बाद में यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर को हमने कॉमर्शियली यहाँ पर बना दिया है। कॉमर्शियली मतलब एग्रीकल्चर कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, हम पहले के टाइम में क्या करते थे, पहले के टाइम में हम सबसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होते। सबसिस्टेंस मींस कि हाँ मतलब कि आज का ही सोचते थे हम, मतलब हम आने वाली फ्यूचर मतलब कुछ दिन का आगे तक का नहीं सोचते थे, हम सिर्फ आज का सोच ले कि हम आज ही कंज्यूम करते हैं हमारे फूड को या फिर आज का ही हम सोचते थे, हम ज्यादा आगे का नहीं सोच पाते थे, ना हम ज्यादा स्टॉक करके किसी चीज को रखते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया है कि अब हमें यहाँ पर ग्रीडीनेस आ चुकी है, वो ग्रीडीनेस के साथ साथ यहाँ पर लोगों को मनी के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर का कॉमर्शियल हो गया है। कॉमर्शियल में यहाँ पर कॉमर्शियल फार्मिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे आप सभी को पता है मस्टर्ड एक कॉमर्शियल फार्मिंग है, शुगर केन यहाँ पर एक कॉमर्शियल फार्मिंग है, कॉटन यहाँ पर कॉमर्शियल फार्मिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लैंड को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। जहां पर पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, फॉरेस्ट को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है कहाँ, एग्रीकल्चर कॉमर्शियल की तरफ यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर कॉमर्शियल लैंड में यहाँ पर ये वाली कल्टीवेशन, इन क्रॉप कल्टीवेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एक रीजन ये वाला भी है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे गवर्नमेंट यहाँ पर काफी सारे डैम बनाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर प्रोजेक्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो वहां पर डैम बना हुआ है, डैम बना तो obvious सी बात है उसके जो आसपास के जो वाइल्ड लाइफ होंगी, उनके जो आसपास के जो फॉरेस्ट होंगे, कहीं ना कहीं उनको इरोजन होगा और कहीं ना कहीं उनका लैंड का डिग्रेडेशन होगा और वहां के जो स्पीसीज होंगे वो बेचारे कहीं ना कहीं या तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या फिर वहां से चले जाएंगे। फिर उनको कहीं और जाकर कहीं ना कहीं क्लाइमेट उनको सुटेबल नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं माइनिंग का। जैसा आप एक एग्जांपल तो मैं यहाँ पर बक्सा टाइगर रिजर्व, ये बंगाल में है और बंगाल में वहां पर आपको पता है माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। अब वहां पर माइनिंग होती है तो कहीं ना कहीं वहां पर लैंड का काफी डिग्रेडेशन हो रहा है और वहां के स्पीसीज पे काफी सारा थ्रेट यहाँ पर डेंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ में बात करूं यहाँ पर हंटिंग की बात करूं, हंटिंग आपको पता होगा, ऑक्सिंग की बात करूं यहाँ पर। उसके बाद में और भी चीजें हो सकती है, किलिंग एनिमल। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कि वहां पर जैसे और एग्जांपल दूं मैं यहाँ पर पॉइजनिंग, उसके बाद में फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो ये भी कुछ रीजंस हैं, ये भी कुछ रीजंस है जहां पर हमारे फ्लोरा और फोना एक्सटिंक्ट होने के पीछे इनका भी काफी बड़ा रीजन होता है। जैसे लोगों को मतलब उनका एनिमल्स का हंट कर देते हैं, पॉचिंग कर देते हैं, किल कर देते हैं, पॉइजनिंग वहां पर फैल जाती है। कोई मान के चलो अगर कोई गैस वहां पर फैक्ट्री में से कोई गैस निकलती है तो कहीं ना कहीं वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ का लॉस होता है। उसके साथ में फॉरेस्ट फायर से भी काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद में ये सारे कुछ रीजन मैंने बताए और एग्रीकल्चर का भी रीजन है यहाँ पर बहुत बड़ा। एग्रीकल्चर का रीजन ऐसा माना जाता है कि एग्रीकल्चर पहले के टाइम पे तो सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे खुद के लिए, मतलब सफिशिएंट होने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, एग्रीकल्चर को कॉमर्शियल वे में हम यूज करने लग गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है यहाँ पर हमारे फ्लोरा और फौना के एक्सटिंक्ट हो।
सो ऐसी भी प्रॉब्लम काफी सारी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ में ये जो अपना फॉरेस्ट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, वाइल्ड लाइफ का डिग्रेडेशन हो रहा है, ये कोई बायोलॉजिकल इश्यू भी नहीं है। बायोलॉजिकल इश्यू के साथ साथ ये कल्चरल इश्यू भी बन जाता है। ठीक है, कल्चरल इश्यू कैसे बन जाता है? जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर काफी सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, हमारे तुलसी हुआ, नीम हुआ, पीपल हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअलिटी इनके साथ साथ जुड़ी होती है और हम उनके साथ साथ मतलब हमारी स्पिरिचुअलिटी जुड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं हम इनको काफी वैल्यू देते हैं, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल्चरल वे में भी ये हमारे लिए काफी सारा इंपॉर्टेंट है। तो ये बायोलॉजिकल इश्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है कंजर्व करना, उसके साथ साथ कल्चरल वे से भी काफी इंपॉर्टेंट है इसको कंजर्व करना। उसके साथ साथ में आपको पता है कि जैसे काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ भी देखने को मिलती है। जैसे आपने सुना होगा कि विलेजेस में क्या होता है कि वाटर के रिसोर्सेज के लिए या फिर प्लांट के रिसोर्सेज के लिए, जैसे फ्यूल के लिए, वुड के लिए काफी सारे मतलब कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ता था, या फिर हमारी जो फीमेल्स होती थी वहां विलेजर्स की, तो वहां पर उनको कहीं ना कहीं 10 to 15 किलोमीटर दूर जाकर वहां उनको कलेक्ट करना होता था वहां के फ्यूल से फूड को, तो तब जाके वहां लाया जाता था। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि आसपास वहां पर वाइल्ड लाइफ वहां पर खत्म हो चुके हैं। अब वाटर का आपको पता है कि दूर रेगिस्तान में या फिर दूर जाकर वहां पर पानी लेने जाया करता है, तो ये काफी सारी प्रॉब्लम इसलिए देखी गई क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट का काफी ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, पोल्यूशन यहाँ पर ज्यादा फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से काफी सारे इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम फैल रही है। उसके साथ साथ में अगर इनडायरेक्ट वे में बात करें कि नेचर भी यहाँ भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। नेचर डिस्ट्रक्शन क्रिएट कैसे करता है? जैसे यहाँ पर कहीं अगर ड्रोट आ जाता है, ऑटोमेटिकली मतलब ड्रोट आ जाता है, ठीक है, तो ड्रोट आ गया, सूखे पड़ गए, तो भाई साहब कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ के लिए काफी दिक्कत हो गई। उसके साथ साथ में मतलब दोनों फ्लोरा और फौना के लिए काफी ही दिक्कत होने वाली है। तो ना पानी, अगर पानी नहीं हो तो ऑब्वियसली बात है हमारे एनिमल्स ना जिंदा रह पाएंगे। उसके बाद फ्लावर्स की भी मतलब फ्लावर्स जो हमारे प्लांट्स है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट है। फ्लड आ गया, ठीक है, अगर फ्लड्स आ गए तो क्या होगा? फ्लड्स आ गया तब भी दिक्कत क्रिएट होगी, तब भी क्या है तो सब कुछ बहा ले जाएगी, या तो हमारे एनिमल्स का लॉसेस हो जाएगा, उसके साथ साथ में हमारे वाइल्ड लाइफ का भी, उसके साथ साथ में हमारे प्लांट्स का भी काफी सारा लॉस यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर किसी भी वहां पर वोल्केनो आ गया, ठीक है, वोल्केनो आ गया किसी भी एरिया में, अब वोल्केनो तो ऑब्वियसली बात है काफी ज्यादा वाइड एरिया में यहाँ पर स्प्रेड होता है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं यहाँ के जो मतलब both flora और fauna are endangered if in any place the volcano are comes। so यही हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस कि और जैसे मैं एग्जांपल भी यहाँ पर और यहाँ पर नेचर का और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कहीं सुनामी आ गई, ठीक है, तो ये भी नेचर का इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं हम वाइल्ड लाइफ को कहीं ना कहीं हर्डल और बैरियर क्रिएट करने का भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट में कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ, ऑब्वियसली बात है वाइल्ड लाइफ को अब बचाना, कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है। तो इंडिया में हमारे यहाँ पर काफी सारे लॉज बने हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। आप सभी को सुना होगा, अपने हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसके साथ साथ में हमारे नेशनल पार्क्स हैं। तो ये इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके, उसके साथ साथ में हमारे प्लांट्स को भी यहाँ पर कंजर्व किया जा सके। ठीक है, तो एक यहाँ पर लॉ यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे बनाया 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने बनाया। ठीक है, अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पर हमारे जो वाइल्ड लाइफ जो जिनके ऊपर काफी सारे मतलब हंटिंग का और पोचिंग और किलिंग का, इन सभी का जो जिनके ऊपर जिन स्पीशीज के ऊपर डेंजर था, उन सभी को इस लॉ के अंडर में रखा गया। इसमें इंक्लूड किया गया कि भाई अगर किसी ने अब हंटिंग या फिर किलिंग करने की कोशिश की तो इस ये जो रूल बनाया हमने 1972 वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट बनाया है, इसके अकॉर्डिंग उनको पनिश किया जाएगा, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस वजह से अगर मैं बात करूं, एलिफेंट हमारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में वाइल्ड बियर, ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बताऊं आपको क्रोकोडाइल, आपने सुना होगा क्रोकोडाइल। वैसे आपको बता दूं मैं 3 टाइप्स के क्रोकोडाइल्स होते हैं, एक तो फ्रेश वाटर वाले क्रोकोडाइल्स होते हैं, उसके साथ साथ में सोल्ट वाटर वाले क्रोकोडाइल्स भी होते हैं, उसके बाद में एक और क्या नाम होता है उसका, हाँ घड़ियाल भी देखने को यहाँ मिल जाता है। उसके साथ साथ में एक और है स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मैंने जो बताया आपको, जो ये एनिमल्स के सारे इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आए और इन एक्ट के अंदर आकर इनको प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोवाइड की कि अब इनसे कोई
अब इनको कोई परेशानी नहीं होगी, अब इनको कोई हंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छा एक्शन यहाँ पर लिया। उसके साथ साथ में अब आगे चलकर क्या होता है, अब गवर्नमेंट को लगता है कि हमें और कंजर्व करने की जरूरत है, तो इन्होंने यहाँ पर बटरफ्लाइज को स्मूथ, ठीक है, उसके बाद में फ्लाई और भी काफी सारे जो स्पीसीज है जो हमारे बटरफ्लाई और इनसे रिलेटेड हैं, तो इन सभी को भी इन्होंने यहाँ पर इसके यहाँ आगे चलकर एक और एक्ट इन्होंने बनाया 1980 और 86 में। तो 1986 में जब इन्होंने एक्ट बनाया फिर सभी स्पीसीज को यहाँ पर, जैसे बटरफ्लाई है स्पीसीज है, उसके साथ साथ में ड्रैगन फ्लाई एक स्पीसीज है, तो यहाँ पर बीटल्स वजह है, तो इन सभी को यहाँ पर इन्होंने इसके अंडर रख दिया, इसमें इसको इंक्लूड कर दिया। तो कहीं ना कहीं इनको भी यहाँ पर प्रोटेक्शन इन्होंने प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चलकर कि अब हमारे जो इंडिया में जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, इंडिया में जो प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से प्रोवाइड होता है। जैसे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या फिर हमारा नेशनल पार्क है, ये तो आपने सुना ही है। अच्छा देखो मैं बताऊँ आपको, अगर नेशनल पार्क होता है, अब नेशनल पार्क होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे पार्क होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लांट भी होंगे, एनिमल होंगे, सारी चीज होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है इसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। अब प्रोटेक्ट किया गया तो इसमें पता है आपको कि यहाँ पर एंट्री भी बैन होती है, यहाँ पर अंदर जाने की, यहाँ पर नॉर्मल पीपल नहीं जा सकते हैं, और वैसे टूरिस्ट वगैरह के लिए भी शायद यहाँ पर बैन होता होगा। और उसके साथ साथ में यहाँ पर सिर्फ कुछ चीजों को, लिमिटेड चीजों को यहाँ पर अलाउ करने के लिए दिया जाता है, जैसे कोई साइंटिफिक रिसर्च हो रही हो तो उन चीजों को यहाँ पर अलाउ किया जाता है, बाकी चीजों को यहाँ पर बिल्कुल बैन रखा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट और एनिमल्स को दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय आवर गवर्नमेंट सो प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। तो यही भी बहुत अच्छा है। तो उसके बाद में नेक्स्ट और बात कर लेते हैं, जैसे हमारा एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए कौन कौन से यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले सके हैं, इनिशिएटिव लिए हैं कि जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सके। जैसे हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट बनवाया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाया गया है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यहाँ पर ये जो अपना इंडिया में पूरा जो लैंड है, इन सारे लैंड को यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कुछ फैक्टर्स में। जैसे यहाँ पर फर्स्टली यहाँ पर मैं बात करूँ आपको, ये बात इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है फर्स्ट वाला रिजर्व फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, बिल्कुल। ये रिजर्व मीन्स मतलब ये पर्टिकुलर किसी एनिमल के लिए होगा, ठीक है, और उसके बाद में ये किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए होगा या फिर किसी ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ के लिए भी ये हो सकता है, किसी ये प्लांट के लिए भी हो सकता है, मतलब बहुत फ्लोरा फौना के लिए कहीं ना कहीं ये रिजर्व कर रखा है कि यहाँ पर अब ये यहाँ पर इसमें किसी का इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होगा और ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड यहाँ पर इन्होंने एक नाम दिया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको क्लासिफाई किया है यहाँ पर। अभी सेकंड ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर किया है कि अब इस लैंड पर यहाँ पर अब ये इस लैंड के अकॉर्डिंग इस प्रोटेक्टेड एरिया के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर कहीं भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का या फिर फ्लोरा और फौना का कहीं भी प्रोटेक्ट होता है तो लोग ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लोग करते हैं। तो जो हमारा जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो इसका ये सेकंड टाइप इन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि यहाँ पर इस लैंड पर जहाँ कहीं भी स्पीसीज का कहीं एक्सटेंशन हो रहा है, चाहे वह फ्लोरा का हो रहा है चाहे वो फौना का हो रहा है, तो अब हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी एरिया में। जैसे इस एरिया में अब यहाँ पर कोई यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड और इन्होंने वो लगाया यहाँ पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। अनक्लास्ड यहाँ पर फॉरेस्ट इन्होंने बोला गया है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में कुछ नहीं है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में मतलब कि जहां पर किसी इंडिविजुअल का भी यहाँ पर आ सकता है। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का यहाँ पर किसी के काफी सारा बड़ा यहाँ पर लैंड होगा, ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पर हो सकता है काफी सारी स्पीसीज भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ पर फ्लोरा भी हो सकता है। अब ऐसा फ्लोरा की हो सकता है कि उसकी स्पीसीज सिर्फ यहीं पर ही हो सकता है, वो यहीं पर ही एंडेमिक हो, यहीं पर ही वो रहती हो और कहीं यहाँ पर हो नहीं, तो गवर्नमेंट को पता चले और गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट कर दे। तो जो इंडिविजुअल का भी यहाँ पर प्रोटेक्शन हो सकता है, इंडिविजुअल के लैंड का भी यहाँ पर प्रोटेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कम्युनिटी के साथ कंजर्वेशन। कम्युनिटी मीन्स जो हम लोग हमारी सोसाइटी के साथ कंजर्वेशन है। देखो अब डिप्लेशन तो हो रहा है, डिग्रेडेशन भी हो रहा है, ठीक है, हमारे फॉरेस्ट का भी और हमारे एनवायरनमेंट का भी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट यहाँ पर ट्राई करेगी हाँ भाई कि गवर्नमेंट काफी सारे एक्शंस तो ले रही है, गवर्नमेंट ने काफी सारे एक्ट भी बना रखे हैं यहाँ पर, काफी सारे पनिशमेंट का भी यहाँ पर दे रखा है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस, लेकिन एक्ट बनाने से ही नहीं होता। अब ये एक्ट तो हमारे पहले से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, हमें हमारी सोसाइटी को भी यहाँ पर साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर एक सैक्रेड ग्रोव्स का। सैक्रेड ग्रोव्स क्या होता है कि हमारे जब ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, ट्राइबल्स होते हैं और पहले के टाइम में हम जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या होता था कि हम हमारे नेचर को यहाँ पर गॉड मानते थे। बात समझ रहे हो, नेचर को यहाँ पर गॉड मानते थे, ठीक है। तो नेचर को ही हम यहाँ पर गॉड मानते, तो ऑब्वियसली बात है हम इसकी रेस्पेक्ट करते थे यहाँ पर, और क्योंकि उस टाइम पे नेचर ही हमें सब चीज प्रोवाइड करवाता था, एयर हुआ, वाटर हुआ, सोइल हुआ, ये सारे कहाँ है, नेचर से प्रोवाइड होते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पर नेचर से ही यहाँ पर नेचर को वहां पर उस टाइम के लोग ट्राइबल्स होते थे, चाहे कैसे भी लोग हुआ करते थे, तो वो इसको नेचर को यहाँ पर गॉड मानते थे। इसको काफी प्रोटेक्शन पहले से ही मिलता रहा था, रेस्पेक्ट करते थे, ना कि एक्सप्लॉइटेड करते थे। तो इसका लिमिटेड यूज करता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये फ्यूल देता है, फॉरेस्ट प्लांट्स एवरीथिंग वुड वगैरह सारी चीजें यहाँ पर देता है फॉरेस्ट, तो इसलिए यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करते थे। अब ये सैक्रेड ग्रोव्स का क्या है, अब अभी के टाइम पे ये ज्यादा देखने को मिलता है ट्राइबल्स एरिया में। ट्राइबल्स एरिया में अब भी ऐसे ही होता है, वहां पर भी कुछ लिमिटेड जो एरिया होगा जहां पर ट्राइबल्स लोग होंगे, वहां पर ये ट्राइबल्स लोग इसको कंजर्व करते हैं, और इसको यहाँ पर एक गॉड की तरह यहाँ पर इनको मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कोई एरिया होगा जो, ठीक है, जहां पर ट्राइबल्स वाले लोग रहते होंगे, वहां पर ना तो कोई एक्सप्लॉइटेशन करता है, ना कोई माइनिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्राइबल्स के अंडर में है, ट्राइबल्स इनको प्रोटेक्ट कर रखा है, तो इसी को बोला जाता है सैक्रेड ग्रोव्स, ठीक है, इसको बोला जाता है सैक्रेड ग्रोव्स, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रखा है, क्योंकि इसको एक गॉड मानते हैं। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर ट्राइबल्स वाले लोगों ने कर रखा है, अच्छी बात है, और हमारे लोग भी यहाँ पर इसको करें, तो इससे हमारा वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन होगा, इससे हमारा बहुत अच्छा आगे चलकर एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं होने वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जॉइंट, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है जॉइंट, ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट मतलब कहीं ना कहीं ये बाहर पब्लिक मतलब हमारे जो गवर्नमेंट वाले, प्लस सॉरी जो पब्लिक हमारे गवर्नमेंट वाले और प्राइवेट मतलब जो कोई भी इंडिविजुअल जो हमारे विलेजर्स होंगे, वहां सोसाइटी के विलेजर्स होंगे, ये दोनों मिलकर जॉइंटली मिलकर एक फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे, किसी भी फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे कि उसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, हमें उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, हमें उसे किस तरीके से प्रिजर्व करना है, हमें उसको किस तरीके से कंजर्व करना है। तो यही है मेन मोटिव जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ हमारे गवर्नमेंट ने लिया है कि हम गवर्नमेंट तो एक्शन ले रही है साथ के साथ, उसके साथ साथ में आप सोसाइटी को भी साथ लेके चलेंगे, सोसाइटी को भी अवेयर करेंगे कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे फॉरेस्ट को बचाना, कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद में अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट ये कुछ लाइंस और बची हैं। तो यहाँ हमारे काफी सारे, आपको पता है हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे यहाँ पर आपने काफी सारे वो स्टोरी सुनी होंगी, जैसे चिपको आंदोलन शायद आपने सुना होगा। चिपको आंदोलन आपने शायद हिमालय के एरिया में सुना होगा कि वहां पर फॉरेस्ट को वहां पर कट करा जाता था, तो फिर उसके लिए उन्होंने वहां पर चिपको आंदोलन स्टार्ट करा, उन्होंने प्रोटेस्ट करा। वहां के लोगों को, जो भी बिजनेसमैन होते थे, वहां पर वो फॉरेस्ट को कट करके नहीं ले जाया करते थे, इसलिए वहां के जो वहां के लोकल पीपल्स थे वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया उनके लिए, तो उसको ही वहां पर चिपको आंदोलन इसलिए फेमस था। उसके बाद में एक यहाँ राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व का भी यहाँ पर
ऐसा बोला जाता है कि वहां पर भी फॉरेस्ट को कट कर देते थे लोग, जो बाहर के लोग बिजनेसमैन वगैरह या फिर कोई भी फैक्ट्री वगैरह, माइनिंग वगैरह, ये सारी चीज वहां पर होती थी। तो इसलिए वहां पर वहां के लोकल पीपल्स ने भी प्रोटेस्ट किया इनके अगेंस्ट में, जो भी वहां पर ये वर्क करते थे। तो उसके साथ साथ में इन्होंने भी यहाँ पर अपने फॉरेस्ट को, वहां पर जो उनका एरिया है सर, इसका टाइगर रिजर्व का जो एरिया था, वहां पर भी उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया। तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि हमारे लोगों में ये चीज है, तो और ये चीज होनी भी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें हमारे फॉरेस्ट को बचाना है, हमारे आने वाले वाइल्ड लाइफ को डिग्रेड होने से बचाना है, तो हमें इन चीजों के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, हमें अवेयर होने पड़ेगा ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप सभी को पता है जैसे एयर हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आप सभी को पता है सॉइल भी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर डिग्रेड हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप कि ये हम जरूर करेंगे कि हम हमारे जो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन, फ्लोरा का प्रोटेक्शन और ये हमारे फोना का कंजर्वेशन, ये जरूरी है।